के मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हम सबके प्रिय और इस कैंपस के निर्माता आदरणीय निशंक जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी चिदानंद जी, रितु खंडूरी जी, संतोष तनेजा जी जो मेरे पुराने परिचित भी निकले, और हमारे सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित लोग, सामने बैठे मित्रों। सबसे पहले तो मैं माननीय निशंक जी को इस बात के लिए बहुत बधाई दूं कि उन्होंने लेखकों के स्वाभिमान और उनके गौरव को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छे परिकल्पना की, और न सिर्फ परिकल्पना की बल्कि उसको यहाँ साकार करके भी दिखाया। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से आप निशंक जी का। निशंक जी बहुत ही प्रेमिल व्यक्ति हैं, और जब मेरी पहली मुलाकात उनसे लंदन में हुई और उसके बाद भोपाल वो पधारे और हमारे कैंपस में रहे, तो वो इतने अभिभूत हुए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ही कुछ यहाँ कर रहा हूँ और तुम्हें ज़रूर आना है। तो मैं आपके अनुरोध पर सर यहाँ पर हूँ, और जो भी बनेगा हम लोग साथ में मिलके करेंगे। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से आता हूँ। आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने देश के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे साहित्य में, वो बात अलग है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय नायक भी थे। और कला, साहित्य और संस्कृति को लेकर जो शांति निकेतन उन्होंने बनाया था, उसमें साहित्य भी प्रस्फुटित होता है, कला भी प्रस्फुटित होती है, संगीत भी प्रस्फुटित होता है, और लगभग ऐसा ही कुछ मैं सोचता हूँ कि हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ कर पाएंगे। और मैं निशंक जी से बात करूँगा कि इस बारे में हम लोग बहुत सारे काम, अभी फिल्मिंग की बात भी हुई, तो ज़रूर फिल्म की बात करें। पर मित्रों, मुझे लगता है कि आज की स्थिति में भाषा का जो विस्तार हुआ है उसको देखते हुए, और भाषा जो संस्कृति को लेकर काम करती है, अभी माननीय प्रधानमंत्री का हम लोग भाषण सुन रहे थे, उसके बाद इतनी किताबें भी यहाँ हुई। कल मेरे मन में एक कल्पना आई कि जैसे कि शंकराचार्य जी निकले थे और उन्होंने चारों कोनों में देश के पीठ स्थापित की थी, लगभग भारतीय भाषाओं की ऐसी पीठ बननी चाहिए, और वो भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने का काम भी करेगी। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि ये पीठ तो यहाँ बन गई है, और लगभग शंकराचार्य जैसा काम निशंक जी ने यहाँ पीठ बना के किया है। भारतीय भाषाओं को और संस्कृति के विस्तार का ये काम हो सकता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केंद्र में भी ये काम हो। हाल में अभी मैं, यदि आप में से कोई लोग वियतनाम गए हों, तो वियतनाम का जो सबसे बड़ा केंद्रीय आकर्षण है वह एक साहित्य का मंदिर कहते हैं उसको, टेम्पल ऑफ लिटरेचर कहा जाता है उसको। और टेम्पल ऑफ लिटरेचर जैसा कुछ प्रभाव ये कैंपस यहाँ पर छोड़ता है, ये साहित्य का मंदिर हो, कलाओं का मंदिर हो, लेखकों का मंदिर हो, ऐसा मेरी आशा है। मैं बहुत ही संक्षेप में 2-3 बातें इस समय वैश्विक परिदृश्य के ऊपर और जो भाषा का परिदृश्य है उस पर कहना चाहता हूँ, जिसको कि हम लेकर आगे बिल्डअप भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति को लेकर इस समय विदेशों में बहुत आकर्षण है, और उनके विस्तार की अनंत संभावनाएं हैं, और तकनीक ने ये संभव किया है कि वो उसको बहुत विस्तारित करे। यह कि हम टैगोर की अंतर्राष्ट्रीयता को लेकर आगे बढ़ते हैं, और हम भारत का जो वर्तमान में सम्मान है और जो भारत की सब जगह प्रतिष्ठा है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारी भाषाएं और संस्कृति साथ साथ जाती हैं। और ये जैसा कि निशंक जी को ये बात मालूम ही है कि 112 विश्वविद्यालयों में इस समय पूरे विश्व में हिंदी पढ़ाई जाती है, और हिंदी और भारतीय भाषाओं के बड़े पीठ बने हुए हैं। तो इन भाषाओं को आगे बढ़ाने का पूरा काम हमें करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम ऐसा करेंगे, और ये बात आपने स्वीकार भी की है, कि हम बाकी भारतीय भाषाओं को भी साथ में लेके चलेंगे, और न सिर्फ वो करेंगे बल्कि लोक को लेके भी साथ में चलेंगे, क्योंकि लोक हमारी भाषा को रस प्रदान करता है, उसको दृढ़ बनाता है, और उसको ज़मीनी प्रभावों से जोड़ता है। तो लोक को लेके चलेंगे। और तीसरी बात, हम प्रवासियों को भी लेके साथ में चलेंगे। तो ये जो अवधारणाएं हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव भाषा का बिल्डअप करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये ऐसा होता है तो एक ग्लोबल नेटवर्क बनने की संभावना है। हाल में ही
मॉरिशस में हम लोगों ने एक बड़ा काम किया, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने, इतने ही उत्साह के साथ उसे मनाया गया। उससे ये बात निकली है कि पूरे विश्व में अब क्लस्टर्स बन गए हैं। जैसे कि एशिया पैसिफिक का क्लस्टर है जिसमें सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऐसे ही यूरोप का क्लस्टर है, उसमें एक लंदन के आसपास है, एक हॉलैंड के आसपास है, ऐसे ही अमेरिकन क्लस्टर है, ऐसे कैनेडियन क्लस्टर है, साउथ ईस्ट एशिया का क्लस्टर है। तो मैंने वियतनाम की बात करी, कंबोडिया से लेके म्यांमार तक इतने सारा हिंदू संस्कृति का और बौद्ध संस्कृति का प्रभाव है। इस सब को लेकर हम बड़ा साहित्यिक इनिशिएटिव कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। दो बड़े काम जो विश्वविद्यालय कर रहा है इस समय, उसने एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र की स्थापना की है जो ऑनलाइन हिंदी पढ़ाने का काम करता है, और दूसरा एक ड्रामा स्कूल की स्थापना भी की है जो ड्रामा के माध्यम से ये सारे काम करता है। प्राच्य भाषा और संस्कृति केंद्र, ये सारी चीज़ें परंपरा से जोड़ने की चीज़ें हैं जो प्रत्येक विश्वविद्यालय को करनी है। मेरी बात कुछ विदुषी से हुई है तो हम लोग शायद इसको उस तरह का भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जिन लेखकों की पुस्तकें यहाँ प्रकाशित हुई हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सारे विषय बहुत ही आकर्षक और अच्छे थे, और जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं बहुत ही सुंदर थी। मतलब फोटोग्राफी प्रदर्शनी तो अद्भुत है, पेंटिंग की प्रदर्शनी अद्भुत है, और बाकी जो काम किए गए, कल नाटक बहुत सुंदर हुआ, और कुल मिला के जो समायोजन इस कार्यक्रम का हुआ है, जिसको क्यूरेशन कहते हैं या डिज़ाइन कहते हैं, उसके ये वाले एस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे थे, और मुझे लगता है कि वो हम साथ में लेके जाएंगे, उसके प्रभाव साथ में लेके जाएंगे। तो सबको बहुत बधाइयाँ देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि जो दो बड़े काम अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड है जिसमें कि हम 60-70 देशों के लगभग 1 करोड़ लोगों को शामिल करना चाहते हैं, और उत्तराखंड का जो आधार है वो यहाँ पर निर्मित होता सा दिखता है। इसी के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जो अफ्रो एशिया लिटरेचर के ऊपर होगा, अफ्रीका और एशिया के देशों को मिला के होगा। ये काम अभी करने की ज़रूरत है। कलाओं में आपने जिक्र किया शुरू में कि कलाओं के बीच आवाजाही इतनी बढ़ गई है कि कविताओं का मंचन, कहानी का मंचन, संगीत और कविता, पेंटिंग और कविता, और ये बताऊं कि पेंटर्स को ये जगह बहुत ही पसंद आने वाली है। यदि आप पेंटर्स को बुलाएंगे तो उनको ये जगह बहुत ही पसंद आने वाली है। हमने अपने तौर पर तय किया है कि जो वनमाली पीठ है उसका सर को मैंने कहा कि एक कॉटेज हम बनाएंगे और वनमाली पीठ और विश्वरंग उसमें रहे, और आपके साथ मिलकर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, क्योंकि संतोष तनेजा जी यहाँ हैं और बोलने वाले हैं मेरे बाद, तो इसलिए मैं एक उदाहरण लेके आपको बस अपनी बात समाप्त करूँगा। हिंदी को लेके या भारतीय भाषाओं को लेके निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही अवसाद की कोई ज़रूरत है। कल जब रोजगार की बात हो रही थी तो मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 85-86 में हिंदी की एक किताब लिखी, कंप्यूटर एक परिचय उसका नाम था। वो कंप्यूटर की प्रारंभिक किताब थी। उसके आधार पर हिंदी और भारतीय भाषाओं में तकनीकी प्रशिक्षण का बहुत बड़ा काम शुरू हुआ। आज हमारी संस्था के पास में लगभग 45,000 ऐसे केंद्र हैं जो भारतीय भाषाओं में तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं, और वो रोजगार का भी बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। करीब 50,000 लोग इसमें अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स थे, उनको ट्रेन करके रोज़गार दिया गया है। अब वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं, वो अन्य सारे काम भी करते हैं, वो कंटेंट का काम करते हैं, वो स्टूडियोज चलाते हैं। तो ये मिला के अपनी भाषा पर हम ध्यान देते हैं, अपनी भाषा को समृद्ध करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत की विदेशों में तो जो प्रतिष्ठा है वो है ही, लेकिन अपने घर के भीतर भी बहुत सारा रोजगार सृजन इसके माध्यम से किया जा सकता है। अब हमारी सैकड़ों किताबें हैं, 6-7 विश्वविद्यालय हैं जो इन्हीं भाषाओं में काम करते हैं। मैं अपनी बात की समाप्ति अपनी बहुत छोटी सी कविता से करूँगा जो ये सवाल रखती है कि बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आदमी में ये बुराई है या विकृति है या ये है या नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आगे बढ़कर जो ये कैंपस ये काम करता है कि आगे बढ़कर आदमी को बदलने की कोशिश की जाए। सवाल ये नहीं कि जीवन कैसा था, बल्कि ये कि हमने उसे कैसा बनाया।
छाए रहे लोभ और लालच हमारे मन में, या सच का कोई अंश भी उसमें आया। घेरा हमें विकृतियों ने बहुत दूर तक, या कला का सौंदर्य भी हमें छू पाया। दिया हमने उसे कुछ अपनी ओर से, या सिर्फ लेने का संस्कार ही हमने पाया। झरी फूलों की खुशबू, चांदनी की सुधा और मंगल कामना हमारे मन से, या हमने उसे कठोर और निर्दय बनाया। सवाल ये नहीं था कि आदमी कैसा था, सवाल ये है कि हमने आदमी का क्या बनाया। धन्यवाद।